Welcome you all guys. How are you? And today we are going to start about our switch case statements. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आज का। पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो अपना इफ़ एल्स इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स है उसको समझा था, कंट्रोल फ्लो क्या होता है उनको समझा था। काफ़ी इजी लेक्चर्स थे एंड आज का लेक्चर भी काफ़ी इजी है। जस्ट प्रैक्टिकली हम समझेंगे क्योंकि थ्योरी कुछ है नहीं। देखो अब तक हमने ना कल के लेक्चर में देखा था कि भाई जब हम पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। बट हम पे ना इससे भी एक अच्छा सिंटेक्स है मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हैंडल करने का, मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने का, विच इज़ अवर स्विच केस स्टेटमेंट्स। कैसे वर्क करती है चलो समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट्स अवर स्विच केस स्टेटमेंट्स बेसिकली। तो हम किसी एक एक्सप्रेशन के अराउंड अपने सारे केसेस को रखते हैं। जैसे मैं रखता हूँ लेट डे, डे कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 7। ओके, एक के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 1 - 7 कर दिया तो 6 -6 आंसर आएगा। बट अभी हम रखते हैं सिंपली 2। ओके, एंड अब हम अगर चाहें तो इफ़ एल्स के थ्रू भी अपना कोड लिख सकते हैं। लाइक अगर हम इफ़ एल्स यूज़ करें, इफ़ को यूज़ करें एंड लिखे कि इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू 1 तो क्या लॉक करो कि तुम इट्स संडे, ऐसे ही। एंड अगर हमारे पास एल्स इफ़ यूज़ करेंगे, हमें पता है एल्स इफ़ एक अच्छा सिंटैक्स होता है। अगर हम इफ़ यूज़ करते रहेंगे तो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो उसके बाद भी एग्जीक्यूट होंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं एल्स इफ। अगर डे इक्वल्स टू 2 है तो क्या प्रिंट करो, console.log कर दो कि भाई आज तो मंडे है ना। एंड सेम इस क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, Ctrl+C एंड व्हाट आई डू Ctrl+Shift+Alt जाता है। जैसे नहीं हो रहा, Ctrl+Alt इससे, Ctrl+Shift+Alt इससे, बाप तो अनकमेंट हो गया। चलो सिंपल अपनी प्रथा करते हैं ये वाली कॉपी पेस्ट वाली। मुझे की बाइंडिंग करनी पड़ेगी बेसिकली, वो करेंगे बाद में। इसको कर देते 4, कर देते 5, कर देते 6, सिंपल। एंड आई थिंक आई नीड 1 मोर, है ना। कंट्रोल भी कर लेते हैं तो 6 7 एंड यहाँ पे एक एल्स डाल देते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो कहेंगे कि प्लीज़ भाई साहब एक वैलिड नंबर दीजिए, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट, एक वैलिड इनपुट दीजिए। हो सकता है ना, क्या पता जो हमारे महाशय हैं यूज़र साहब वो 9 दे दे, वो 10 दे दे, वो -2 दे दे, 0 दे दे, बट वो तो हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा ना। तो उसके लिए आप एक सिंपल लॉग लिख सकते हो कि प्लीज़ एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7 ओनली। कुछ भी समझ में आएगा ना क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ कर दो ट्यूसडे, यहाँ क्या कर दो, यहाँ कर दो वेडनेसडे एंड यहाँ कर दो थर्सडे, यहाँ कर दो फ्राइडे एंड यहाँ कर दो सैटरडे। ओके सिंपल। अब अभी 2 वैल्यू है तो क्या आएगा, मंडे आ गया, 1 पे संडे था। ऐसे अगर मैं 6 वैल्यू कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ। 6 वैल्यू पे जो मैंने लिख रखा है फ्राइडे लिख रखा है, अगर ऐसे ही मैं कुछ भी कर दूँ तो आ जाएगा। अगर मैं 10 डाल दूँ वैल्यू जो मैंने इनपुट ही नहीं करवा रखी तो प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट आ जाएगा। ओके, बट अगर आप कोड देखो तो कितना ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा है, इतने सारे एल सेफ, एकदम कोड की रीडेबिलिटी बड़ी ख़राब लग रही है यार, कतई ख़राब एकदम। तो इन्हीं अजीब सी कोड रीडेबिलिटी से बचने के लिए हमारे पास आती है स्विच केस स्टेटमेंट्स, जो कि है आज का हमारा टॉपिक। कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल आपको स्विच मिल जाएगा। देखो स्टेटमेंट पे जाओ, देखो हमको मिलती है की आपकी वो चीज़ है जिसके बेसिस पे आपके केसेस बनेंगे। किसके बेसिस पे बनने चाहिए, डे, क्योंकि हम डे को तो इनपुट ले रहे हैं तो डे के बेसिस पे केसेस बनेंगे। तो केस 1 सेम आपका किस चीज़ के लिए है, इस चीज़ के लिए, console.log संडे के लिए। Ctrl+C करते हैं, नीचे जाते हैं, कंट्रोल भी कर दो। अभी ब्रेक स्टेटमेंट क्यों है, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे ही ये जो की है मैच हो जाए आपकी वैल्यू से तो आप इसको प्रिंट करके ब्रेक कर दो एंड इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ। बताना भी तो पड़ेगा ना कि बाहर कब आना है, और चलती रहेगी बट हम चला रहे नहीं है बिकॉज हमें कम टाइम में अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, सो ये चीज़ के लिए केस है। अब और केसेस क्रिएट कर देते हैं, लाइक केस 2 जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, सेम काम एकदम, console.c और इसको Ctrl.p कर दो, संडे मंडे, इजी। और केस लिखते हैं, अच्छा इसको करते हैं यहाँ से, इंडेंटेशन का ध्यान देना भाई साहब वरना काम खराब हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पे, संडे मंडे
ट्यूसडे, गुड। एक और केस लिखते हैं, केस 4 विच इज़ फॉर, ओके वी कैन पेस्ट इट, हमने कर रखा है। तो ब्रेक करो कहाँ से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, ओके। केस 5 करते हैं यहाँ से, केस 5, कंट्रोल वी एंड जस्ट हैव टू प्रिंट व्हाट, थर्सडे, एंड जाते हैं केस 6, console डॉट लॉग, यहाँ कर देते हैं फ्राइडे एंड एक सेमीकॉलन एंड जस्ट राइट ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। केस 7 के लिए क्या है हमारे पास, console डॉट लॉग है एंड सैटरडे है एंड एक सेमीकॉलन एंड जस्ट एक ब्रेक स्टेटमेंट, ओके कूल। तो ये हमने पूरा का पूरा जो इफ़ एल्स था ना, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, एग्जैक्टली सेम चीज़, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। स्विच केस का काम सेम करेगा, देखना कैसे। एक काम कर देते हैं कि जो सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है ना, ये वाली, इसको लाते हैं यहाँ से, कंट्रोल C करते हैं एंड डिफ़ॉल्ट केस में डाल देते हैं कि अगर इन 7 केसेस में कुछ भी मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट क्या चलना चाहिए। तो देखते हैं भाई क्या आंसर आता है अपने पे। तो कह रहा है कि एक वैलिड इनपुट दो, तो डे 10 था, 4 करके देखता हूँ, 4 में देखते हैं आंसर आता है। और 4 से देखो क्या होगा, एक्चुअली वेडनेसडे आया, कैसे आया, डे के बेसिस पे इवेल्यूएट कर रहा है, डे की वैल्यू 4 है, तो चाबी कौन सी है 4, तो ताला नंबर 1 पे इवेल्यूएट होगा, तो ये तो नहीं है क्योंकि हमारे पास वैल्यू 4 है, तो इसको चेक करेगा, ये भी नहीं है, इसको चेक करेगा, ये भी नहीं है, इसको चेक करेगा, ये भी नहीं है, तो कौन सा रन कर देगा, ये वाला, क्योंकि ये तो है, डी की वैल्यू 4 है एंड ये 4 है, तो ये चाबी इसको खोल देगी, तो console डॉट लॉग फ्राइडे हो जाएगा एंड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट बताएगा कि चलो ये चीज़ प्रिंट होगी, अब हटो, अब कोई केस चेक नहीं करना। इसके बाद अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो आउटपुट आया आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, क्यों, बिकॉज ये प्रिंट हुआ, देन अपने आप इसने इस केस को भी रन कर दिया थर्सडे वाले। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ तो देखना फ्राइडे को भी रन कर देगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। इसको कमेंट कर दूँ तो सैटरडे को भी रन कर देगा, तो एक तरीके से वाटरफॉल इफेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव टू मेंशन कि हम अपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हो प्रॉपर वे में, तो कंट्रोल Z कर देते हैं, ओके दैट्स द थिंग। एंड अगर मैं किसी में भी ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाऊं, लेट्स सपोज मैं इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाता, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट एंड जस्ट सेलेक्ट दिस ब्रेक एंड कंट्रोल D यप, कमेंट कर देते। चलो अब देखते हैं कि अगर मैं केस के अंदर डायरेक्टली 1 डाल दूँ तो क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, देखना। यहाँ जाते हैं, देखो इसने सबको रन कर दिया, हाँ जैसे देखो डे 1 था, 1 हो गया एग्जीक्यूट, ये हुआ, फिर इसने इसको चेक भी नहीं करा, डायरेक्टली सबको रन कर दिया सैटरडे तक पूरा का पूरा, एंड साथ में डिफ़ॉल्ट को भी इसने रन कराया है। अगर मैं इसको भी कमेंट करके रन करूँ सेम कोड को, तो देखो सेम चीज़ हुआ। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट, बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट ये बताता है कि भाई आपकी एक कंडीशन मैच हो गई ना, बस बाकी सारी कंडीशंस को तुम क्या करो, भूल जाओ, सीधे बाहर जाओ। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सारी की सारी वाटरफॉल इफेक्ट के थ्रू सारी कंडीशंस को रन कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। एंड एक छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज़ करना ज़रूर, ठीक है। क्या, एक कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है, समझना एंड खुद से बनाना। जो सारे बेसिक ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म कर, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर निकालना, मॉड्यूलस निकालना, आई मीन रिमाइंडर निकालना, ये सब। तो ये सब था, ठीक है। चलो ये हमने समझा, बड़ा मज़ा आया, यस। ऐसे करते थे कमेंट थोड़ी देर के लिए, एंड आज कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। चलो इफ़ एल्स से रिलेटेड है, बेसिकली वैल्यू से रिलेटेड है कि इफ़ स्टेटमेंट आपके पास है, अगर मैं उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डालूँ देन रन करवाऊँ, एक लॉग स्टेटमेंट डालता हूँ बेसिकली कि लिखो एग्जीक्यूटेड, देखते हैं एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। नहीं हुई यार, क्यों नहीं हुई, मैंने तो कुछ वैल्यू डाल रखी है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपके ट्रूदी वैल्यूज़ एंड फॉल्सी वैल्यूज़ का। ट्रूदी वैल्यूज़ आपकी वो वैल्यूज़ होती हैं जो जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर्स हैं उनने बोला था कि ये वैल्यू ट्रू है हमेशा। एंड फॉल्सी वैल्यूज़ क्या वैल्यूज़ होती हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमेशा फॉल्स होती है, जो हमेशा एग्जीक्यूट होने के बाद फॉल्स देंगी। तो लिखते हैं नॉट एग्जीक्यूटेड, ओके नॉट एग्जीक्यूटेड आ गया, गुड।
तो कुछ वैल्यूज़ के बारे में हमको जानना पड़ेगा जो कि ट्रू दी वैल्यूज़ होती हैं, एंड कुछ वैल्यूज़ जो फॉल्स ही वैल्यूज़ होती है, जिनकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, फॉल्स। ओके, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इनको याद कर लेना, आपसे इंटरव्यू पूछी जा सकती है। तो ट्रू हमेशा आपकी एक ट्रू वैल्यू होती है, हम सबको पता है। एंड स्ट्रिंग के अंदर अगर एक स्पेस भी है तो ये भी एक ट्रू वैल्यू होती है। एंड अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ गया, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी, तो ये भी आपकी एक ट्रू वैल्यू होती है। एंड अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ तो ये भी ट्रू वैल्यू होती है। यहाँ पे मैं अगर ज़ीरो लिख दूँ ये भी ट्रू वैल्यू होती है, बिकॉज एनीथिंग इनसाइड स्ट्रिंग इज़ नोन एज आइडेंटिफाइड एज ट्रू वैल्यू। एंड आपके जो एम्प्टी एरे होती है ये भी ट्रू वैल्यू होती है। एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ट्रू वैल्यू। एंड एक फंक्शन ऐसा सा, ये भी एक ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर करा जाता है आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, तो ये सब कुछ मैंने बताई आपको। एंड जो वन होता है, वन भी आपका ट्रू वैल्यू होता है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे ट्रू वैल्यू है यार, चलो फिर ट्राई कर लेते हैं इस चीज़ को एक बार, कंट्रोल भी करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। एग्जीक्यूट हो गया, देखो, बिकॉज हमारे जावास्क्रिप्ट को पता है भाई, जेएस नोज दैट कौन सी वैल्यूज ट्रू है, कौन सी वैल्यूज फॉल्स है। ओके, सो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ होती है। अब फॉल्स ही वैल्यूज़ कौन सी होती है यार, ऑब्वियसली होते हैं फॉल्स, तो उसमें सबसे पहले आएगा। एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, देखो एक स्पेस स्ट्रिंग के अंदर कितना डिफरेंस दे देता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये फॉल्स वैल्यू में आती है। एंड ज़ीरो आपका एक फॉल्स वैल्यू होता है। एंड माइनस ज़ीरो भी आपका एक फॉल्स वैल्यू होता है। एंड जब बिग इंट होता है ना आपका, बिग इंट टाइप बी, बिग इंट, इसके अंदर ज़ीरो एन जो होता है ये भी आपका एक फॉल्स वैल्यू होता है बेसिकली। ओके, मतलब इसको हटा दो, सिर्फ इतना रखो, ज़ीरो एन, ये भी का फॉल्स वैल्यू होता है। एंड आपके जो नल महारथी ऑपरेटर्स होते हैं, नल, अनडिफाइंड, एंड आपका जो नॉट अ नंबर होता है, नैन, ये भी आपका फॉल्स वैल्यू होता है बेसिकली। ओके, तो ये कुछ मैंने कैटेगराइजेशन करी है आपके ट्रू वैल्यू की, इन फॉल्स वैल्यूज़ की। आप इन सब पुट करना एंड चेक करना है क्या मैं सही हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो बिल्कुल कमेंट में लिखना कि आप यहाँ पे गलत हो, इसको करेक्ट कर दो। ओके, जिससे आप बाकी के जो लोग हैं वो भी समझें। तो गुड, तो ये मैंने बात लिखी यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यूज़ फॉल्स वैल्यू होती है। एज इट इज़ वी नो कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर कुछ भी ना हो अगर, तो वो एक ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर करी जाती है। एंड अगर उसके अंदर कुछ भी एक वैल्यू है, लाइक अगर मैं इसको हटाऊँ एंड इसके अंदर एक स्पेस तक दे दूँ तो भी कैसी वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी एक ट्रू वैल्यू। तो देखो एग्जीक्यूट हो गया कोड आपका। तो ये मैंने बताया यहाँ पे आपको, आसान शब्द लिख रखा है, पढ़ना। एंड आपकी जो एरे होती है, एक एम्प्टी एरे भी आपकी ट्रू वैल्यू होती है। ओके, सिंपल ज़्यादा ने बोली थी कि आपकी जो ऐसे एरे होती है, एम्प्टी एरे भी आपकी ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर होती है। सिंपल, आप चेक कैसे करते हैं कि आपकी एरे जो है एम्प्टी है या नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास अगर है ऐसा। तो लेट करते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू है कुछ 1 2 3। ओके, आई हैव टू चेक दैट्स आइदर द एरे इज़ एम्प्टी और नॉट। तो हमें पता है भाई कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एरे की, एरे डॉट लेंथ। अगर ये प्रॉपर्टी ज़ीरो के बराबर है तो सिंपल सी बात है कि भाई एरे खाली है, तो आप लॉक करवा सकते हो सिंपल कि एरे इज़ एम्प्टी। ओके, अगर ऐसा नहीं हो रहा, सिंपल नीचे जाओ, लिखो लॉग कि एरे इज़ नॉट एम्प्टी, सिंपल एकदम। ओके, कमेंट कर देते हैं इसको, देखो एकदम सिंपल लिखा मैंने। ओके, कहाँ हट गया ये, आई हैव टू जस्ट राइट दिस। ओके गुड, देखो एरे इज़ नॉट एम्प्टी बिकॉज एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ है। अगर एरे खाली होगी तो ऑब्वियसली बात है, खाली एरे मतलब उसकी जो लेंथ है ज़ीरो है, एंड ये बता देगा कि आपकी एरे जो है खाली है। तो कोड लिखा हमने, एकदम प्यारा सा कोड, एकदम ईजी सा कोड। ओके, दैट वाज इट हमारे इस चीज़ के लिए। इन वैल्यूज़ को याद रखना, जो ट्रू दी वैल्यूज़ एंड फॉल्स वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, फॉल्स एक फॉल्स वैल्यू होती है, ज़ीरो होती है, माइनस ज़ीरो, बिग इंट के अंदर ज़ीरो एन जो है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी फॉल्स होती है, नल, अनडिफाइंड एंड नैन, ये सब आपकी फॉल्स वैल्यूज़ होती है। इन्हीं के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो ट्रू दी वैल्यूज़ भी होती है सेम जेएस के अंदर। लाइक ज़ीरो अगर वो डाल दो स्ट्रिंग के अंदर, फॉल्स डाल दो स्ट्रिंग के अंदर, एक स्पेस भी डाल दो अगर स्ट्रिंग के अंदर, तो भी वो ट्रू है। आपके एम्प्टी एरे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस डिक्लेरेशन, ये सब आपकी ट्रू दी वैल्यूज़ होती हैं। एंड हमें पता है फॉल्स जो होगा लूज इक्वलिटी चेक के अंदर इक्वल होगा आपकी एम्प्टी एरे के बराबर। एंड एम्प्टी एरे आपकी बराबर होती है ज़ीरो के,
एंड फॉल्स भी आपका 0 के बराबर होता है। एकदम ईजी चीज़ है, कुछ था आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, हम अभी पढ़ गए ये सब चीज़ें। ओके गुड, चलो इतना भी समझ में आया आपको। अब एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है आपका कोलेसिंग ऑपरेटर का। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। कई बार क्या होता है ना, आप कुछ थर्ड पार्टी डेटाबेसेस का यूज़ करते हो या फिर माइक्रो सर्विसेज का। लेट्स सपोज फायरबेस का एग्जांपल अगर हम लें, तो आप वहाँ से जब कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद वैल्यूज़ को लेके आते हो, तो कई बार वैल्यूज़ जो आती है ना आपके पास, वो आ जाती हैं कुछ नल या फिर अनडिफाइंड जैसी। एंड नल एंड अनडिफाइंड वैल्यूज़ आना ना मतलब अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है, तो आपके कोड को ब्रेक कर सकती है। ओके, तो इसी चीज़ से बचने के लिए ना हमारे जो डेवलपर्स है JS के, उनने एक बड़ा प्यारा सा ऑपरेटर लेके आया, नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर। क्या काम करता है समझते हैं, बट अभी इतना समझो ना, बेसिकली ओके बेसिकली it works only with null and undefined। सिर्फ नल एंड अनडिफाइंड के साथ ही वर्क करता है और कुछ इसका काम नहीं होता। देखो समझते हैं कैसे। लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू है val1 जिसकी वैल्यू है अभी 10। तो ठीक है, अगर मैं अभी console.log करा के देखूं कि क्या वैल्यू आएगी, तो चेक करते हैं। चलो अब देखो, बड़ा ऑब्वियस भाई, बड़ा ऑब्वियस आंसर है कि वैल्यू आएगी 10। गुड, ये एग्जीक्यूट कहाँ से आ रहा है, ज़रा इसको छुपाएं, परेशान कर रहा है हमको। ओके आप चुपो, आप भी चुपो, नीचे आते हैं। चलो ओके गुड, अपना टर्मिनल लेके आते हैं। अब अगर मैं सेम चीज़ करूँ यहाँ पे कि जो आपका वैल है val1, एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इसको लेते हैं नीचे, इसको लेते हैं val1, अभी सिंपल ऐसे, अभी हमने इनिशियलाइज कर दिया, नीचे डिक्लेयर कर दिया, इसको ऐसे कर देते हैं। ओके val1 की वैल्यू अभी मैं अगर कर दूँ 5 एंड 10, अब बताओ आंसर क्या आएगा, देखते क्या आता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 5 आना चाहिए, 5 आया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक वैलिड वैल्यू आपके पास है तो ये इसको चेंज नहीं करता। बट अगर एक इनवैलिड वैल्यू आ गई, इनवैलिड वैल्यू इन द सेंस val1 अगर मैं दे दूँ आपका नल एंड लाइक अ 10, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो 10 आ गया, इसने नल को अवॉइड करा। सेम एज अगर मैं क्या करूँ, val1 को वैल्यू दूँ अनडिफाइंड एंड एनी वैल्यू लाइक 16, अब क्या आएगा, तो 16 आ गया। इसने अनडिफाइंड को भी मतलब इग्नोर करा, एक तरीके से अवॉइड करा। बट क्या हो अगर मैं दोनों वैल्यू में नल एंड अनडिफाइंड ही दे दूँ, नल देखो एंड अनडिफाइंड देखो, क्या वैल्यू देखते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस ये नल को अवॉइड करेगा एंड वैल्यू सेट कर लेगा अनडिफाइंड। बट अनडिफाइंड के आगे कुछ है नहीं, तो इसको अवॉइड कर नहीं सकता, तो वैल्यू आनी चाहिए अनडिफाइंड मेरे अकॉर्डिंग। देखो अनडिफाइंड वैल्यू आ गई। गुड, सेम एज अगर मैं इसका उल्टा करूँ, लाइक अगर मैं पहले इसको दे दूँ कि आप अनडिफाइंड हो, फिर दे दूँ कि आप नल हो, तो ऑब्वियस ही बात है ये अनडिफाइंड को इग्नोर करेगा एंड नल को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि कुछ अदर ऑप्शन इसके पास है नहीं। बट क्या हो अगर मैं दे दूँ इसको लाइक आप अनडिफाइंड लो एंड आपके पास कुछ 10 वैल्यू भी है, आप नल भी ले सकते हो ऐसे। आप देखते क्या आंसर आता है। अकॉर्डिंग टू थीसिस जो हमने समझी अब तक, अनडिफाइंड को इग्नोर करेगा 10 ले लेगा एंड ये नल को भी इग्नोर करेगा, तो 10 ही रखेगा अपने पास। देखते आंसर क्या आता है, तो 10 आ गया। तो यही आपका यूज़ होता है बेसिकली कि इट अवॉइड्स its use is that it avoids the null and undefined, क्या कहें इसको, undefined keywords, undefined data type till an extent, जब तक इसके पास होता है कि ये अवॉइड कर सके तब तक करता है। एंड सेट्स दी प्रीडिफाइंड वैल्यूज। लेट्स सपोज आपको पता है यार कि कुछ भी हम बाहर से APIs कॉल करेंगे, डेटा को लाएंगे, तो कुछ भी आंसर आ सकता है। इट कैन बी नल, अनडिफाइंड एंड एनी डिफाइंड वैल्यू। तो अनडिफाइंड वैल्यू एंड नल का आना ना काफ़ी अशुभ माना जाता है, ऐसा कह लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली में, तो वो कोड को ब्रेक भी कर सकता है। तो इस वजह से हम कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यू डाल देते हैं कि चलो अगर अनडिफाइंड या नल आ रहा है तो उसकी जगह पे ये ले आओ। तो इस तरीके की टाइप सेफ्टी में प्रोवाइड करता है। यही इसका काम है। नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर काफ़ी न्यू आपका ऑपरेटर है ये,
बट काफ़ी काम का है। तो इतना सा पर सिंपल कॉन्सेप्ट था कि अवॉइड करता है जब तक ये कर सके। अब समझते हैं ना, किससे ही मिलता जुलता बट काफ़ी डिफरेंट, टर्नरी ऑपरेटर। या काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं बोलूँगा, 2 मिनट का काम है। देखो एक कोड लिखते हैं वैल्यूज़ को प्रिंट कराने का, इफ़ एल्स वाली। हमें पता है हम कैसे इवन आउट प्रिंट करा सकते हैं। तो जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ना, कैसे वर्क करता है देखो। पहले यहाँ पे आता है आपका कंडीशन, ओके, देन एक क्वेश्चन मार्क, क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो अगर वो ट्रू है, इफ़ ट्रू क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड क्या एग्जीक्यूट हो अगर वो फॉल्स हो कंडीशन आपकी। बस इतना, ख़त्म, इतने पे ही। बस एक चीज़ चेंज करना, यहाँ पे लेना, ये लिख देना, यस। इतना ही आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है। अगर मुझे प्रिंट कराना है नंबर कि ऑड है या इवन है, तो लेता हूँ कि लेट नंबर बता दो क्या है भाई साहब, एक बार num2 बता दो, num3 बता दो कितना है, डेट सपोज 19 है। चेक करना है कि आपका मतलब ट्रू है या फॉल्स। कैसे करेंगे, जस्ट कंडीशन डालो, अगर num3 मॉडुलस 3 आई मीन मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो अगर ट्रू है तो क्या करो आप console डॉट लॉग करो, इवन या कुछ भी लिख दो आप। एंड अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, console डॉट लॉग लिखो एंड बोलो कि भाई साहब आप तो ऑड हो। बस देखो ये काम है, ऑड आ गया। मगर मैं यहाँ पे लिख दो 20, लेट्स सी क्या होता है, ये ऑन लो, इवन आ जाएगा आंसर, इवन आ गया। तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसका शॉर्टर वर्जन है आपका क्या, टर्नरी ऑपरेटर। बट कब तक, इट वर्क ओनली यू हैव 2 कंडीशंस, या तो ये वाला सीन हो, ठीक है, मतलब ये वाला इफ एल्स वाला। अगर एल्स इफ आ गया तो ये इतना काम का नहीं है, तो ये सिर्फ इफ एल्स का ही एक शॉर्टर वर्जन है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट कर दो। काफ़ी यूज़ करोगे इसको भी आगे, लाइक यहाँ पे कोई फंक्शन डाल दोगे आप, है ना। अभी तो सब छोटा एग्जाम्पल समझ रहे हैं, यूजेस इसके भी बहुत बड़े बड़े हैं, ओके। तो ये चीज़ थी टर्नरी ऑपरेटर की। समझना, मैंने लिख रखा चीज़ों को, यहाँ पे कुछ खास मैंने ज़्यादा कुछ अलग बताया नहीं है, यहाँ पे भी सेम एज है। तो इतना था टॉपिक, एंड कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना लूप्स। भाई बहुत प्यारा टॉपिक है, लिटरली बहुत प्यारा, एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप इनको यूज़ कर रहे होगे अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड यार लाइक सब्सक्राइब करो यार, सब बोलने की जरूरत ना पड़े आपको, देखो कंटेंट मिल रहा है प्यारा प्यारा, तो करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन है ही एक तो। एंड बस कुछ आपको ऐड ऑन करना हो तो आप कमेंट में आइए, डिस्कशन करिए अपने पीयर्स के साथ, कुछ उनको बताइए, कुछ वो बताएंगे, बस एक अच्छा माहौल रखिए कमेंट्स के अंदर समझने का। एंड आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए।